इवनिंग बच्चों। तो हम लोगों ने पहले भी एक दो क्लासेस कर ली इकोनॉमिक्स की। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको एक इकोनॉमिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट आप लोगों को दे देता हूँ। इस सेट में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, पहले भी ये पेपर में आ चुके हैं, ये कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इससे भी आपको एक बहुत ही ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एसएससी की बहुत सारे एग्जाम आने हैं, जैसे जीडी का भी आने वाला है। ठीक है, तो सीजीएल भी आएगा, सीएचएसएल भी आएगा, एमटीएस भी आता है। तो इन सभी का जो जीएस का पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम रहता है, एक ही जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो थोड़ा बहुत टफनेस लेवल आप मान लो 1 से 5 तक के स्केल में ऊपर नीचे कर लो आप। ठीक है, बट क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बट आपको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको जो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको तकलीफ ना हो। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। वित्तीय जो संस्था है उसको कौन क्या करता है, आपका अपॉइंट करता है। तो पहले तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इंडिया के अंदर जो फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, जो पैसा क्या आ रहा है दोनों गवर्नमेंट के पास आता है। जो भी आपकी यूनियन गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, उस गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इसको डिसाइड करने का काम आपका फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके लिए जो ऑपरेटर है, जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, जो इसको क्या करता है, अपॉइंट करता है, वो कौन है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसके लिए क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, इसलिए आर्टिकल कौन सा आता है इसका, आर्टिकल 280 आता है। याद रखना इस बात को। ये हर साल, हर 5 साल बाद अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है, और वो रिपोर्ट अगले 5 साल तक क्या करती है, उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंसेस को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और भी बहुत सारे काम करती है, सजेशन देने का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो को हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, वॉज यूज बाय, इसको पहली बार किसने यूज करा था। तो ध्यान से समझना, देखो मैक्रो हो या फिर आपका माइक्रो हो, इन दोनों वर्ड को जो यूज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों वर्ड को जो पहली बार यूज करा गया था वो करा गया था किसके द्वारा, रेंगर फ्रिंस द्वारा यूज किया गया था इसे। और जेएम केन्स जो है यहाँ पर, जेएम केन्स को क्या कहा जाता है, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, केन्स के रूल्स भी हैं, मल्टीप्लायर वगैरह का रूल्स केन्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है बच्चों, वो ओवरऑल यानी क्या कह सकते हो आप, पूरी कंट्री की इकोनॉमी को देखने का काम करती है। यानी जहाँ पर भी हम जब बात करते हैं किसकी, गरीबी की बात करते हैं, ठीक है, या फिर जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को कंसीडर और इन चीज़ों को समझने का, पढ़ने के लिए जो सब्जेक्ट है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कैपिटल गेन रेफर टू द गुड्स ऑफ विच। कैपिटल गेन क्या होता है, किस तरीके के गुड्स को हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो ध्यान समझना, कैपिटल गेन का मतलब होता है जो भी क्या करके देता है आपको, फर्दर कैपिटल क्रिएट करके देता है, जो भी आपको पैसा कमा करके देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हम उसको कैपिटल गेन या फिर कैपिटल गुड्स कहते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं जो क्या कर रहा है आपका, सर्व एज अ सोर्स ऑफ रेजिंग फर्दर कैपिटल, जो आगे कैपिटल क्या करने में लगा है, कैपिटल को बनाने में यूज़ करा जाए। जैसे सपोज करो कि मैंने कोई मशीन परचेज करी, तो मशीन मुझे लॉन्ग टर्म तक क्या करके देगी, वो मशीन मुझे क्या करेगी, लॉन्ग टर्म तो बेनिफिट देगी, लॉन्ग टर्म तो मेरे को क्या देगी, कैपिटल क्रिएट करके देगी। इसे ही मैं क्या कहूँगा, कैपिटल गेन कहूँगा। क्लियर है बात यहाँ पर। आगे देखो नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ। तो पहली बात समझ लो, जो भी इंडिया में सिक्योरिटी और एक्सचेंज यानी कि जो भी आप शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स वगैरह को कंट्रोल करने का जो काम करती है वो करती है आपकी सेबी। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1992 में हुई थी। और ये कैसी है, रेगुलेटरी बॉडी है। ध्यान से समझ लेना, 3 बॉडीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला आ जाता है आपका सेबी। जो सेबी है वो किस चीज़ की मार्केट को देखता है, ये कैपिटल मार्केट को देखने का काम करता है, कैपिटल मार्केट को देखने का काम करता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं आपका आरबीआई, तो आपका आरबीआई जो है वो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। जिनको भी नहीं पता है क्या होता है, हम आने वाली वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करने में क्या काम करती है, वो फिजिकल पॉलिसी बनाने का काम करती है कि कितना टैक्स लेना है, कैसे लेना है। फिजिकल पॉलिसी बनाने का जो काम है वो कौन करता है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेगुलेटर बॉडी बोला जाता है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज कैसे होती है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हो गया, वो एक कैसी कहलाएगी,
क्वासी जुडिशियल बॉडी कहलाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि आपका फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन क्या है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एडवाइजरी बॉडीज जैसे कि आप क्या कहते हैं, कोई कमीशन बनाया जाता है जो एडवाइस करने के लिए होता है, जैसे आपका क्या कहते हैं खेलकर कमेटी बना दी गई, या फिर जैसे मान लो कि स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट्स की, वो सारी की सारी क्या है आपकी एडवाइजरी बॉडीज़ है, वो एडवाइस करती हैं गवर्नमेंट को। एक और भी मान लो इसमें नीति आयोग को भी हम क्या कह सकते हैं, एक एडवाइजरी बॉडी है। वो क्या करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करने का काम करेगी, गवर्नमेंट को किस तरीके की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। क्लियर बात यहाँ पर बच्चों, आगे बढ़ें। बोलना है what will you can call a system of taxation under which the poor section are taxed at the higher rate than the richer section। ध्यान से समझना, क्या कह रहा है कि गरीब लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, ज़्यादा मतलब हायर टैक्स लिया जा रहा है, और कम जो अमीर लोग हैं उनसे कम टैक्स लिया जा रहा है। ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स, यानी कि जिसका बर्डन जो है वो 1000 रुपये कमाने वाले पर ज़्यादा आता है कंपैरिजन ऑफ क्या 1 लाख रुपए कमाने वाले के। ठीक है, जबकि इंडिया में जो टैक्स चलता है वो कैसा चलता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स चलता है। और ये प्रोग्रेसिव टैक्स की ही देन है कि जो आपसे 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जा रहा है, आपको टैक्स में एग्जम्पशन दी गई है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए से नीचे कमा रहे हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और आपका टैक्स स्लैब भी क्या होगा 5% या 10%, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी आपको वैसे वैसे टैक्स का भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो रिग्रेसिव टैक्स वो होता है जो गरीबों से ज़्यादा लिया जाता है, अमीरों से कम, और प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जहाँ पर अमीरों से कम टैक्स लिया जाता है, गरीबों से कम टैक्स लिया जाता है और अमीरों से ज़्यादा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो नॉर्मल अकाउंटिंग ईयर की बात जब चलती है, नॉर्मल अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो चलता है भाई आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अब क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स, ये सारे बैंकों के अकाउंट्स को देखता है, रेगुलेट करता है, उनको क्या करता है, उनको गाइड करता है। तो इसका जो मंथ होता है वो 2 महीने आगे से शुरू होता है, यानी इसका शुरू होता है जुलाई से लेकर के जून तक। अच्छा, जो अकाउंटिंग ईयर है इसको बच्चों फिस्कल ईयर भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है आपका, इसी को फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है। ये बात भी याद रखना। क्लियर है बात यहाँ तक? किसी को कोई इस बात में डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू, देखो अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी जो होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, आपकी डायरेक्ट होती है। जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी उतनी ज़्यादा गरीबी बढ़ती चली जाएगी। पर उसमें भी एक अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का पता नहीं चलता, हिंदी में बहुत क्लियर है, छिपी हुई बेरोजगारी। और ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। खेत में 5 लोगों की ज़रूरत है, 10 लोग काम कर रहे हैं। दुकान पे 2 लोगों की ज़रूरत है, 15 लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में जो बेसिक 13 लोग हैं वो अपने आप को कह तो रहे हैं मैं एम्प्लॉयड हूँ, बट रियलिटी में वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने अभी आपको पीछे जो एक्सप्लेन करा था उसी के ऊपर सेम क्वेश्चन आ गया है कि द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज एज द अमाउंट ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन इंक्रीज इज कॉल्ड। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स भी आपका क्या करता जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी एज मच एज यू अर्न एज मच एज गवर्नमेंट टेक द मनी फ्रॉम यू। ठीक है, रीजन बहुत क्लियर है भाई, आप बहुत अच्छा कमा रहे हो तो हमें भी बहुत अच्छा दो। वाई गवर्नमेंट टेक टैक्स, तो रीजन बहुत क्लियर है, वो करती है टैक्स इसलिए लेती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या करती है, ये पेन सही से चल नहीं रहा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्यों, क्योंकि भैया इसका हिंदी में बोलते हैं पुनः वितरण। क्यों, क्योंकि इसका बेसिक फंडा ये है कि अगर अमीरों से टैक्स नहीं लिया जाएगा तो जो गरीब बच्चों के स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स चल रहे हैं, जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो रोड फैसिलिटीज़ दी जा रही है, उसे गवर्नमेंट कैसे बनाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अमीर लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेती है और उसे क्या करती है, हॉस्पिटल, स्कूल्स और गवर्नमेंट फंड्स में क्या करती है, यूज़ करती है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, द सप्लाई साइड, ध्यान से समझना, द सप्लाई साइड इकोनॉमी लाई ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन। तो सप्लाई करने की जो मैक्सिमम जो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है प्रोड्यूसर की, जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक इकोनॉमी के अंदर 3 ही एक्टिविटीज़ होती हैं। यार क्या हो रहा है, एक इकोनॉमी को 3 ही एक्टिविटी होती है, या तो क्या कर रहा होगा भाई, प्रोडक्शन कर रहा होगा, या फिर वो क्या कर रहा होगा, कंजम्पशन कर रहा होगा, या फिर वो तीसरा जो काम कर रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होगा। इसके सिवा कोई और दूसरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं होती। जो प्रोडक्शन के काम में लगा होता है उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं,
जो कंजम्पशन के काम में लगा होता है उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, और कंज्यूमर साइड जो होती है वो डिमांड साइड होती है। ठीक है, डिमांड को पूरी करने के लिए जो चीज़ दी जाती है उसे हम सप्लाई बोलते हैं, और सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, आपके प्रोड्यूसर की है। क्लियर है बात। और डिस्ट्रीब्यूशन के काम को हम मिडिल मैन कह सकते हैं। गवर्नमेंट बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ही काम करती है, ना तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर की तरह काम करती है, ना ही गवर्नमेंट कंज्यूमर की तरह काम करती है। बट वो बात अलग है कि आजकल की गवर्नमेंट कंज्यूम ज़्यादा कर रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट इज रिलेटेड। देखो मार्केट दो तरीके की होती है, कह रहे हैं बच्चे शुक्रवार और बुधवार, नहीं, मार्केट दो तरीके की होती है। एक मार्केट होती है जिसे हम बोलते हैं कि आपका कैपिटल मार्केट, और एक होती है आपकी मनी मार्केट। जैसे आपने लाला से पैसे जो लेकर के आए ना, वो लाला जो माँ की कंगन ले लेता था और बाद में माँ को भी रख लेता था घर के काम कराने के लिए, ऐसे किसी लाला से आप पैसे लेकर के आते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। अच्छा, जहाँ पर आप इक्विटी शेयर्स और उसमें पैसा लगाते हो उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो डील करता है बच्चों, वो डील करता है लॉन्ग टर्म से। ठीक है, कैपिटल मार्केट की जो डीलिंग है वो किससे करता है, लॉन्ग टर्म से। अच्छा, और जबकि मनी मार्केट जो डील करता है वो किससे करता है, शॉर्ट टर्म से। क्लियर है बात यहाँ पर। और मैंने भी आपको बताया था कि मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी के अंदर बात करते हैं हम ट्रेजरी बिल की, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, इन्हीं सभी चीज़ों के अंदर हम बात करते हैं। ये दोनों ही टाइप है फाइनेंशियल मार्केट की। ठीक है, हम इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे आगे, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चलती रहेंगी वैसे वैसे क्या होता रहेगा, आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर करता रहूँगा मैं आपको। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, कैपिटलिस्ट मार्केट का फादर माना जाता है एडम स्मिथ को। किसको, एडम स्मिथ को। हाँ बिल्कुल, वही एडम स्मिथ जिनको क्या बोला जाता है, पप्पा ऑफ क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट हैं। 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी विच नेम इज द वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, जिसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या डिफाइन करा था, इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा था। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो होता है वो बेसिकली किसके हाथ में होता है, दोज पीपल हु हैव मनी, जिनके पास ज़्यादा पैसा उनके हाथ में कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर जो बेसिक मतलब है, उनका मतलब सर्विस करना नहीं है, उनका मतलब सर्विस नहीं है, सर्व करना नहीं है। सर्व उनका मोटो नहीं होता, उनका मोटो होता है भैया पैसा कमाना। और ये मोटो जो है ये पूरा करती है सोशलिस्ट। हालांकि इंडिया ना तो अभी कैपिटलिस्ट मार्केट है ना ही सोशलिस्ट मार्केट है, ये इन दोनों के गुणों को लेकर के क्या बनती है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है, जहां पर सोशलिज्म भी प्रमोट हो रहा है और आपका कैपिटलिज्म भी प्रमोट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेबर इन द इकोनॉमिक्स। किसको लेबर कहा जाएगा, किसको लेबर कहा जाएगा। मम्मी को लेबर इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। देखो इकोनॉमिक्स में जो बदले में कुछ अर्न करे, जो भी बदले में कोई मॉनेटरी बेनिफिट दे, उसको कंसीडर किया जाता है एज ए इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अगर आप बुक एज ए हॉबी पढ़ रहे हो तो फिर आप की कोई इशू नहीं, पर अगर आप एज अ रीडर इन यूनिवर्सिटी काम कर रहे हो तो ये आपका प्रोफेशन बन जाएगा। अच्छा, एक म्यूजिशियन परफॉर्म फॉर द बेनिफिट फंड, बिल्कुल ये कंसीडर होगा। प्लेजर के लिए जो म्यूजिक बनाया जा रहा है, पेंटर जो प्लेजर के लिए काम कर रहा है, वो कंसीडर नहीं होगा। तो इस म्यूजिशियन को एज हम क्या कंसीडर करेंगे, लेबर कंसीडर करेंगे। आर्टिस्ट तो है ही, बट इन इकोनॉमी इट्स कॉल्ड अ लेबर। क्लियर है बात। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब भी आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट शेयर को क्या करती है, सेल एंड परचेज करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करती है, तो भैया हम उसको क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। और ये क्यों करती है, फंड रेज करने के लिए कर सकती है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ये इसका एक टूल यूज होता है। ठीक है, जब ये मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ वैल्यू। डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है कि वैल्यू के अंदर लॉस हो रहा है, पर किन वैल्यू के अंदर लॉस होता है, तो ध्यान रखना किन वैल्यू के ऊपर बात होती है, कैपिटल स्टॉक के अंदर जो लॉस होता है, या जो मशीनरी के अंदर जो लॉस होता है, उसी को हम कैपिटल स्टॉक का ही पार्ट है मशीनरी। तो जब हम कैपिटल स्टॉक में क्या करते हैं, लॉस करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी वैल्यू को घटा देना। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझ लेना, अगर आपसे कोई कहता है कि ग्रॉस वैल्यू है किसी चीज की, तो इसका मतलब है पहले से उसके अंदर डेप्रिसिएशन क्या है, ऐड है, और जब आप इसके अंदर से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू निकल के आती है उसी को हम क्या कहते हैं, नेट वैल्यू कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली वियर एंड टीयर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी कैपिटल स्टॉक, वियर एंड टीयर जो टूट फूट होती है, जो आउट ऑफ फैशन कोई चीज हो गई, ठीक है, इन सभी चीजों को हम भैया डेप्रिसिएशन में कंसिडर करते हैं।
नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय, अभी नेशनल इनकम को पूरा अलग से पढ़ाया जाएगा, बट अभी इतना याद रख लो कि नेशनल इनकम को जो कंपाइल करने का काम करता है वो करता है आपका सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। बट द फर्स्ट पर्सन हु डिड द नेशनल इनकम कैलकुलेशन, रफली एस्टिमेशन जिसने लगाया था वो थे दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया। होप यू नो दैट। और ये तो ज़्यादातर ये इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द ड्रेन ऑफ द वेल्थ, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी चाहिए और आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे दिस क्वेश्चन इज होल अबाउट द फैक्ट, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको अगर नहीं पता होगा तो आप भाई दिमाग नहीं लगा सकते इसमें। क्लियर बात यहाँ पर। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर होता है फिनिश बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, ठीक है, तो यू कैन कॉल मी, सॉरी यू कैन कमेंट मी, और साथ ही साथ आप अपना बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगी हो तो। टेक केयर बच्चों, अपना रखो ध्यान, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।